दोस्तों, आज की कहानी है 22 साल की पत्नी और 42 साल का पति। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। श्रृंगार मेज के आगे खड़ी हम दोनों अपनी अपनी प्रथम डेट के लिए श्रृंगार कर रही थी। आदिति अपने मंगेतकर रितेश के लिए आकांक्षाओं से भरा दिल लिए कपकपाते हाथों से अपेक्षाओं को सहेजती हुई, और मैं पीयूष के लिए आकांक्षाओं से भरा दिल लिए थरथराए हाथों से अनिश्चितता का दामन पकड़े हम दोनों के होंठ एकाधिक कुछ बुदबुदा देते थे। एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो बात करने का साहस दोनों ही नहीं जुटा पा रही थी। दर्पण की छवि ही बिना एक दूसरे का सामना किए कभी कभार कुछ बोल देती थी। चेहरे पर पाउडर लगाते हुए आदित्य ने ही पूछा, कौन सी साड़ी पहन रही हो माँ? शायद नीली, हल्की सी जरी वाली। नहीं, वातावरण में गूंजे शब्द खुद को ही अजीब लगे और बोल पड़ी, प्रिंटेड सिल्क वाली। क्यों, ठीक रहेगी ना? और हाँ, मेकअप कैसा है? और पूछते ही उस विचार ने कौद कर अधरों पर थोड़ी सी मुस्कुराहट छिड़का दी कि एक किशोरी से बेहतर सलाह डेट्स के श्रृंगार पर और कौन दे सकता है। मेरी मुस्कुराहट ने आदिति को भी अछूता ना छोड़ा। वह बोली, नहीं, नीली जरी वाली कुछ तो ग्लैमरस होना चाहिए ना। और उसने मेरे गालों को हल्के से मलकर रूज को हल्का कर दिया और आई शैडो को करीब करीब मिटा ही दिया। मैंने दर्पण में देखा तो भवें अपने आप ही सिकुड़ गई। अरे, या तो मेकअप करने से पहले जैसी हो गई हूँ। हाँ माँ, यह तुम्हारा असली रूप ही है। आप ही ने तो हमें हरदम यह सिखाया है कि अंदर का रूप वास्तविक होता है, बाहर का नहीं। यह एक महत्वपूर्ण भेंट है, उस पर गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अरे, तुम कब से मेरी बात सुनने लगी हो? माँ, घबराओ नहीं, आदिति ने कहते हुए शरारत से कंधे उचका दिए। यह तो मुलाकात मात्र है। अभी तो तुम कह रही थी कि यह एक महत्वपूर्ण भेंट है। मुझे सावधान रहना चाहिए कि उस पर गलत प्रभाव ना पड़े। आदिति भी हंस पड़ी और मेरी नकल करके बोली, आप कब से मेरी बात सुनने लगी हैं? तनाव थोड़ा सा कम हो रहा था, पर हाथों के कंपन ने फिर भी बिंदी गिरा ही दी। आदिति बोली, माँ, थोड़ी देर बाद बैठ जाओ या थोड़ी देर योगा कर लो। क्या? मैं और योगा? अरे, कब देखा है तुमने मुझे योगा करते हुए? हाँ माँ, आदिति ने गंभीरता से कहा, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। जूली रोज योगा करती है। वह कहती है कि इससे तनाव नहीं रहता। थोड़ा सा तनाव दूर होने की हल्की सी जो शांति उपजी थी, वह जूली के नाम से ही कपूर की तरह उड़ गई। शरीर की मांसपेशियां सूखी लकड़ी की तरह अकड़ गई। मुंह का स्वाद न चाहते हुए भी कौसला हो गया। अपने को शांत रखने की कोशिश के बावजूद आवाज में व्यंग उभर आया। हाँ, जूली को ही योगा का ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारे पिता के साथ रहने के लिए। उसी को ही योगा से उत्पन्न शांति की ज़रूरत है। मैं तो अपने हिस्टीरिया के साथ ही सबसे ज़्यादा आरामदायक स्थिति में हूँ। मुझे तो यही आता है। मुझे खेद है माँ, आदिति ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। पता नहीं क्यों मैंने उसका नाम ले लिया। यह मेरी मूर्खता ही है। चेहरे पर मुखौटा चढ़ा लेने के बावजूद बेचैनी छिप नहीं रही थी। होंठ वक्र होकर थरथरा रहे थे। गले की नसें बैठने का नाम नहीं ले रही थी। अवांछित आंसुओं को रोकने की कोशिश में आंखें फड़फड़ाए जा रही थी। सब कुछ धुंधला पड़ रहा था। दूर से आती आदित्य की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। शायद मैं भी रितेश के साथ अपनी प्रथम डेट की वजह से नर्वस हूँ। सहसा मैं सचेत हो गई। अपने पर ही कोफ्त हुई कि क्यों ऐसा होता है। किसी तरह अपने को संभालती हुई बर्फीली मुस्कान के साथ मैं बोली, सब ठीक है बेटा। जूली तुम्हारे पिता की पत्नी है। और जोर से अपने होठों को दबा अगला वाक्य, हालांकि वह इतनी छोटी है कि तुम्हारी बहन जैसी लगती है। निकलने से रोक पाई। बेटी की आंखें में छलकी ममता और दया का मिश्रण मैं झेल ना सकी। शीशे की ओर मुंह फेर आंखों के नीचे की लाइन मिटाने लगी।
मिटाते मिटाते थक गई पर वह ना मिटी। तब आभास हुआ कि यह मिटने वाली लाइन नहीं है, यह तो विवाद के उन थपेड़ों की निशानी है जो सब उम्र भर अंकित रहेगी। माँ आप ठीक तो है ना? आदिति की आवाज़ कानों से टकराई और ना चाहते हुए भी मैं बोल पड़ी। हाँ ठीक हूँ तो 42 साल की हो गई हूँ। पति 22 साल का साथ मेरे से आधी उम्र की लड़की के लिए छोड़ गए हैं। ठीक ही तो है, उसकी तो उम्र ही नहीं, वज़न भी शायद मेरे से आधा होगा। ऑपरेशन से पैदा हुए 3 बच्चे के बाद मांसपेशियाँ कसाव के दायरे में आने का नाम नहीं ले रही चाहती। जवानी दामन छोड़ दूर खड़ी हो गई है। शादी से पहले कभी डेट नहीं की और शादी के बाद तो उसका प्रश्न ही नहीं उठता। तुम्हारे पिता ही सब कुछ थे। आज जिंदगी में पहली बार डेट पर जा रही हूँ। वह आदमी जो कुछ ही मिनटों में मेरा द्वार खटखटाया, समझ में नहीं आता कि उससे क्या कहूँगी। माँ याद करो आपने हमें क्या शिक्षा दी है। आदिति मुझे उखड़े हुए मूड से निकालने का प्रयत्न करती हुई बोली। थोड़ी सी मुस्कुराहट वापस आई। यही कि ज़्यादा चपड़ चपड़ ना करूं। ओह माँ पगली, मैं तो मजाक कर रही थी। माँ कृपया आज कोई मजाक नहीं, ठीक है ना? आज आप सिर्फ आप ही रहे और उसने वे ढेर सारे उपदेश जो कभी मैंने उसे दिए थे और उससे पहले मेरी माँ ने मुझे दिए थे दे डाले। फिर शरारत से बोली, यदि आप ज़्यादा नर्वस हो तो बोलिएगा मत, चुपचाप सुनती रहिएगा। पुरुषों को अच्छा लगता है जब कोई उन्हें सुनता रहे, अपने को वे महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। कहते हुए आदिति अपने बाल बनाने लगी। मैं फिर आशंकाओं के अंधेरे कुएं में गिरती चली गई। अपनी आवाज़ उसी अंधेरे कुएं से आती लगी। यह कैसी विविधता है। अनिल ने तो मुझे अपने जीवन से झाड़ फुहार कर कचरे की तरह बाहर फेंक दिया और मैं सारी कटुताओं के साथ उसे अपने में समाये बैठी हूँ। किसी भी तरह आंचल झटक कर दूर नहीं हो पा रही हूँ। आदिति मेरी ओर मुड़ी और एक बार जो मेरे बोलने का प्रवाह चालू हो गया था, वह आवाज़ गति से बढ़ने लगा। आदिति, हालांकि शादी के दूसरे साल से ही अनिल विश्वासघात करने लगे थे, लेकिन मैं अपने को ही दोषी मानकर उनके अनुरूप ढलने का निरुत्तर प्रयास करती रही। लोग कहते हैं कि आदमी का प्यार उनकी जिह्वा में समा जाता है, इसलिए मैंने उनकी पसंद की खाने की चीज़ें में निपुणता हासिल की। हर तरह से, हर कोण से अपने को बदला, पर कहीं कोई उत्तर ना पड़ा। उनका अलमस्त पक्कड़ स्वभाव, उनकी इक्सबाजी जो शादी के प्रथम वर्ष में गुदगुदा जाती थी और जिसे मैं निधि की निधि समझे बैठी थी, वही मेरी सौतन बन बैठी। उस निधि पर डाका डालने, उसे हड़पने कई जूलियाँ आई और गई। हर प्रेम संबंध धीरे धीरे दिल को नम व जड़ करता गया। फिर 3 बच्चे के साथ जाती भी तो कहाँ, सच पूछो तो जाना भी नहीं चाहती थी कहीं। अनिल के साथ कुछ इस तरह जुड़ी थी कि सब यातनाओं के बाद भी उसे जीवन का नासूर समझ काट ना सकी। आदिति ने सांत्वना भरे अपने हाथों से मेरे हाथों को सहलाया तो लगा कि बच्ची इस माहौल में रहकर अपनी उम्र से बड़ी हो गई है। अनायास मेरे मुंह से निकल गया, बेटा ऐसा नहीं कि मैं तुम बच्चे के चेहरों पर आए भावों को पढ़ नहीं पाती। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने पिता पर रोष है। रोष क्या मुझे कम है, पर इसने तंतु तोड़ने में अपने को असमर्थ पाती हूँ। मित्रों और हितैषियों ने कई बार समझाया कि मैं अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभालूं, पर संभालती तो कैसे। आत्म प्रताड़ना से फुर्सत मिले तब न। आत्मगलीन रोष कड़वाहट से भरे दिल में किसी और भावना के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। जिंदगी का हर पहलू इनसे भरा हुआ था कि एक सुबह आंखें खुली और पाया कि इस दौरान धीरे धीरे मैंने सब मित्रों को दूर खिसका दिया। तुम लोगों के चेहरे पर भी मेरे प्रति लुकी छिपी अधीरता दिन ब दिन ज़्यादा उजागर होने लगी। तब लगा मेरा यह रोष, मेरी यह प्रताड़ना सिर्फ मुझे ही खाकर संतुष्ट नहीं,
मेरे परिवार को और भी मुँह बाए खड़ी है। उस दिन मैं यह जान गई कि अब मुझे इस दलदल से निकलना ही पड़ेगा और उसी दिन से शुरू हो गया था आत्मसम्मान को पाने का अनंत सफ़र। जिस दिन मैं पहली बार नौकरी पर गई थी, आत्मविश्वास फिर डगमगा गया था, पर तुम लोगों की उल्लसित चेहरे देख डगमगाते कदमों को सहारा मिला था। आदिति, यहीं पर दफ्तर में पीयूष से मुलाकात हुई। तुम्हारे पिता से बिल्कुल अलग व्यक्तित्व, शांत, गंभीर, आत्मभाषी, पर अपनी लगन के पक्के। 2 बार मना करने पर भी आज शाम के रात्रिभोज के लिए पूछ बैठे। तुम बताओ, उम्र के इस दौर में कैसे परियों के देश में पहुंच जाऊं? कहां से वह उत्साह लाऊं जो कब का मुझे छोड़कर जा चुका है? नहीं, अब मुझ में और निराशाओं को झेलने की शक्ति नहीं रही। मैंने न जा पाऊंगी। यह प्रथम डेट शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाए तो बेहतर है। मैं अपना मुंह छिपाते हुए मुड़ने ही वाली थी कि आदिति की दर्पण से झांकती 2 बेबस आंखें मेरे पैरों में बेड़ी डाल गई और मैं वैसे ही वहीं जकड़ी खड़ी रह गई। आदिति की आंखें मुझे बरबस खींचे जा रही थी। भावनाओं के ज्वार भाटे पर किसी तरह अंकुश लगाकर आवाज़ को सामान्य बनाते हुए नए संकल्प के साथ मैं बोली, नीली हल्की जरी वाली साड़ी ही ठीक रहेगी। कुछ तो ग्लैमरस होना चाहिए ना। क्षण भर में आदिति मेरी बाहों में झूम रही थी। मैंने प्यार से उसके माथे को चूमा। उसके बालों को सहलाते हुए अचानक मेरी नज़र दर्पण पर पड़ी। जहाँ से झांकती अपनी आंखों को देख मैं चौंक पड़ी। उनमें प्रथम डेट का भय नहीं था, बल्कि थी आशा की एक किरण।